बेटियों में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। नया है रण और नया है प्रण। इसके पक्ष में आ गए। महिलाओं के लिए आरक्षण। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का श्रेय लेने की सियासी डगर। चुनाव पर है सबकी नजर। मोदी जी को लगता है कि महिलाओं को ये झुनझुना दे दो, महिलाओं को बेवकूफ बना दो तो वो वोट दे देंगी। वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और अभी भी पुरानी संसद के नाम सामने से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं, लेकिन आज से ये संविधान सदन के तौर पर देश की धरोहर में इसकी गिनती होगी और लोकसभा की कार्यवाही आज शुरू हो गई नए संसद भवन से। पूरे देश की नजरें टिकी थी। जिस तरह से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष के तमाम सांसद गए, तो दूसरी तरफ विपक्ष की भी तरफ से तमाम सांसद कदम ताल करते हुए नई संसद में गए। लेकिन आज जिस विषय पर हम हल्ला बोल करने वाले हैं वो मुद्दा है, क्या नारी शक्ति से मिलेगा 2024 का मुद्दा और वहीं से मिलेगी सत्ता? ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया। पहले एजेंडे में नहीं बताया गया, लेकिन उसके बाद महिला को आरक्षण देने वाला ये जो अधिनियम है लाया जा रहा है, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बहरहाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के जरिए क्या क्या प्रावधान है, आइए वो बताकर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज 3 सांसद तो यहाँ पर पहुंच गए हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुनीता दुग्गल बीजेपी का पक्ष रखेंगी, मलूक नागर बीएसपी की तरफ से हमारे साथ है, महुआ मांझी हमारे साथ जेएमएम की सांसद जुड़ रही है, कुछ ही देर में सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको बताते हैं क्या क्या प्रावधान है हमारे इस अधिनियम में जिसको सरकार ने आज लोकसभा में पेश कर दिया है। 33% आरक्षण लोकसभा में, लोकसभा की सीटों में से 33% में आरक्षण मिलेगा। जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है विधानसभाओं में 33% आरक्षण का। 33% जो सीट्स है वो रिजर्व कर दी जाएंगी महिलाओं के लिए। जो नारी शक्ति वंदन विधेयक के अन्य चीजें हैं उससे 181 अब महिला सांसदों की गिनती हो जाएगी। आपने सुना था अर्जुन मेघवाल को, जब वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब आने वाले वक्त में अगर ये कानून बन जाता है तो 181 आउट ऑफ 543 सांसद देश की संसद में बैठेंगी। ये वाकई सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत प्रबल कदम होगा। इसी के साथ परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी ये देखिए कैसे आगे के लिए पुश हो जाता है। तीसरी बड़ी बात, 15 साल तक इसे लागू रखा जाएगा और फिर संसद के ऊपर निर्भर है कि अगर वो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर से संसद से नए सिरे से इसका जो वक्त है, जो काल है, उसको बढ़ाया जा सकता है। जो अगला डेटा हम आपको दिखाना चाहते हैं वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आप इससे समझेंगे कि कब कब महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व इस देश की संसद में रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कब कितना प्रतिनिधित्व देश की संसद में महिलाओं का रहा है। 1996 से शुरुआत करते हैं। 1996 में अगर हम आपको बताएं तो देखिए उस वक्त पर लोकसभा में अभी जो मौजूदा है वो तो 14% है। 2014 में 40 महिलाएं सांसद थी, 7% के आसपास था रिप्रेजेंटेशन। 1998 आप देख लीजिए 43, 1999 देख लीजिए 49, 49, यानी लगभग 9% के आसपास महिलाओं का उस वक्त प्रतिनिधित्व था देश की संसद में। लोकसभा की बात हो रही है। अब 2004 से लेकर 2019 तक आइए तो ये ग्राफ बढ़ता गया है। 45 के बाद 59 पर पहुंचा 2009 में, उसके बाद 14 में ये और बढ़ा 62 पर पहुंचा। मौजूदा वक्त पर आप देख रहे हैं 14% के आसपास, 78 महिला सांसदों के साथ 14% आसपास महिलाओं का नेतृत्व है देश की लोकसभा में। और जो आखिरी बात हम आपको बताना जा रहे हैं वो है कि अलग अलग पार्टियों ने कब कब इसके पेश होने के बाद क्या क्या रुख अपनाया है।
आरजेडी ने हर मौके पर ओबीसी आरक्षण, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण हो, उसका भी प्रावधान हो, इसको लेकर इसका विरोध कई बार किया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, 1996 में देवेगौड़ा की सरकार में सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। वहां पर भी मुश्किलें आई, नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में कई बार पेश करने की कोशिश हुई, वहां पर भी बात नहीं बनी। 2008-2010 में यूपीए की सरकार में भी एक बार राज्यसभा में पास करा लिया गया 2010 में। तो लोकसभा में पेश होने के बाद आरजेडी, समाजवादी, कई ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने इसका विरोध किया। तमाम मेहमान मुझे लगता है अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। एक बार जरा दिखा दीजिए, पुरानी संसद के सामने आज हम मौजूद हैं। हमेशा कहा जाता है कि पुराने को नए के लिए जगह छोड़नी ही पड़ती है। अब बारी नई संसद की है, जहां से कार्यवाही की शुरुआत ही एक ऐतिहासिक बिल को पेश किए जाने से लेकर हुई है। लेकिन विपक्ष कई परेशानियां देख रहा है इस अधिनियम में। उसका ये मानना है, आपने देखा ही, आम आदमी पार्टी हो, वो सीधा कह रही है कि महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने वाला ये प्रावधान है। इससे पहले कि तमाम सांसदों से, और सुप्रिया जी भी अब पहुंच गई हैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हम चर्चा की शुरुआत करें। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। धीरे धीरे बीतते वक्त के साथ देश की विधायिका का केंद्र बदल गया। 75 सालों के सफर के बाद संसद का पुराना भवन इतिहास बन गया और नई इमारत पर नजरें टिक गई। नई इमारत में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक ऐलान किया। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। संसदीय लोकतंत्र के ऐतिहासिक पड़ाव पर महिलाओं को आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम से पेश हुआ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नारी शक्ति वंदन विधेयक के प्रावधानों की कुछ बड़ी बातें ये हैं कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। महिला आरक्षण फिलहाल 15 साल के लिए लागू होगा, जो संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आरक्षण नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा। बिल पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बिल पर सदन की मंजूरी ली। इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। बिल के विरोध में ना की आवाज तो नहीं सुनाई दी, लेकिन सियासी शोर खूब हुआ। श्रेय लूटने की होड़ मची। मैम ऑन women's reservation bill. Women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill. डिस्क्रेडिटेड कांग्रेस की क्रेडिट लेने की आदत है। अब डिफाल्टर कांग्रेस अगर जो है वो अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा 30 मारखासों बनाना चाहती है, तो उसको शुभकामनाएं। देखेंगे संसद में क्या उनका एटीट्यूड और अप्रोच होगा। आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी महिला आरक्षण पर कांग्रेस का दावा संसद के अंदर भी सुनाई पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कह दिया कि कांग्रेस ने ये बिल लोकसभा में भी पारित कर दिया था। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया, वो आज तक जीवित है। आइए जरा बिल का इतिहास देखते हैं। 1996 में पहली बार देवेगौड़ा सरकार में बिल पेश होने के बाद संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। 1998 में वाजपेयी सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया। कांग्रेस ने अपने सांसदों के दबाव में विरोध किया। 2000 में संसद के शीतकालीन सत्र में फिर से बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन नहीं पेश किया गया।
2002 और 2003 में एनडीए सरकार ने बिल को लोकसभा में रखा, लेकिन पास नहीं हो सका। 2010 में बिल संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। राज्यसभा में बहुमत से पास हुआ, लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने जबरदस्त विरोध किया। शायद यही वजह है कि आज संसद के नए भवन में अधीर रंजन चौधरी के दावे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठा दिए। अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। आजादी पहली किरण का वैसे महिला आरक्षण बिल पर शेयर लूटने की होड़ में टीएमसी भी है। वुमेन रिजर्वेशन बिल के मामले में सबसे पहले हमारी देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता जी ने आवाज उठाई थी। पहले दिन में ये संविधान संशोधन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, उनकी सोच का, उनके संकल्प शक्ति का। और मुझे गर्व है कि 33% रिजर्वेशन होने का प्रस्ताव आज आया सदन में। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया। मुलायम ने दलील दी कि बड़े घर की लड़कियों और महिलाओं को फायदा मिलेगा, हमारे गांव की गरीब महिलाओं को नहीं। वो आकर्षक नहीं होती। लालू यादव महिला आरक्षण के विरोध में संसद से निकाले जाने तक के लिए तैयार थे। आज यही पार्टियां प्रश्न पूछ रही हैं कि सरकार तो 9.5 साल से सत्ता में थी, आखिर ये बिल चुनावों के पहले लाने की वजह क्या है? राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के हम पक्ष में हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लोकतंत्र का डिपेंडिंग हो तो आपको उसमें मौलिक रूप से तय करना होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर आप कोटा विद इन कोटा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी दिलचस्पी ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है। और मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। कानून बना बिल का विरोध करने वाली पार्टियों में ओवैसी और आम आदमी पार्टी भी है, जिनकी अपनी अपनी दलीलें हैं। आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। क्यों लाया गया है बिल? ये इसलिए लाया गया है क्योंकि 2024 के चुनाव में मोदी जी महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। लोकसभा में नहीं होगा। बहन मायावती कह रही है कि महिलाओं को 50% आरक्षण होता तो ठीक होता, लेकिन ये भी हकीकत है कि चुनावी मौसम में महिला आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा है कि कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। आज तक ब्यूरो। कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है और उन्होंने विपक्षी पार्टियों को ये कह दिया है कि इन्हें महिला आरक्षण बिल जो वो लेकर आए हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से, वो हजम नहीं हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से इस अधिनियम को लाने की चर्चा और लोकसभा में उसके पेश किए जाने के बाद से विपक्ष कई तरीके से सरकार को घेर रहा है। एक तो 9.5 साल तक आप सत्ता में रहे, आप क्यों नहीं लाए? दूसरा, अब परिसीमन के बाद ये लागू होगा तो अभी तो फौरन हो ही नहीं रहा है। ऐसे में कई सारे प्रश्न जो उठाए जा रहे हैं, कोटा विद इन कोटा जो मांग सबसे ज्यादा 96 से ही उठ रही है, और बार बार अगर ये लोकसभा या राज्यसभा में स्टॉल हुआ तो उसके पीछे की वजह भी यही थी, कोटा विद इन कोटा, जिसमें खास तौर पर कई ओबीसी सांसदों ने खुलकर इसका विरोध किया। यहां तक कि आरजेडी के 2 सांसदों ने तो जाकर सीधा बिल की कॉपियां भी फाड़ी थी। अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सुनीता दुग्गल जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, सबसे पहले टाइमलाइन क्या है? आप लोग कब तक इसको लागू कर पाएंगे? परिसीमन के बाद अगर कहा जा रहा है तो हम मान जाए कि अभी तो कुछ सालों के लिए टल गया। दूसरा हिस्सा, सब यही घेर रहे हैं कि इतने सालों तक आप सरकार में थे, मंशा थी तो पहले लाते और लागू करते, ये तो आपने चुनावों के बाद जो आएगा उसके माथे पर छोड़ दिया।
देखिए अंजना जी, मुझे ये लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना महिलाओं के बारे में सोचा है, हम सिर्फ ये जो विधेयक जो आ रहा है इसी की बात क्यों करें। आप इससे पहले आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी सरकार के अंदर आज की तारीख में 12 जो है वो महिला मंत्री हैं। हमारी सरकार में ही सबसे बड़े ओहदे के ऊपर रक्षा मंत्रालय जो है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को जो है पिछली टर्म के अंदर सौंपा गया। हमारी सरकार के अंदर ही जो है आज की तारीख में वित्त मंत्री जो है हमारी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी हैं। और इसके अलावा भी आप देखिए कि जितना रिप्रेजेंटेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों का है वो लोकसभा के अंदर और किसी का भी नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि धीरे धीरे जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, आज की तारीख में 14% है, तो मुझे ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो भी ऐसे काम है कि जो कभी किसी दल को छूने से भी डर लगता है, जैसे धारा 370 की बात करें, 3 तलाक की बात करें, हमारी जो मुसलमान जो महिलाएं हैं उनके लिए, तो जिसको छूने से भी जो है कोई दल डरते थे, घबराते थे, वो काम आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये विधेयक जो है आज पेश किया गया है यहाँ पर हमारी नई लोकसभा के अंदर, तो मैं आपके माध्यम से सभी महिलाओं को बहुत बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कितने सालों से एक जो पेंडिंग हमारा बिल था महिला रिजर्वेशन का, वो आज जो है नई लोकसभा के अंदर प्रस्तुत हुआ है। आज गणेश चतुर्थी है, मुझे लगता है कि बहुत ही शुभ समय में ये बिल पेश हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सर्वसम्मति के साथ जो है इसका पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी जितने भी दल हैं वो इसमें राजनीति तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि जो हमारी सरकार ने ये पहल की है ये बिल्कुल लाने की, तो सबके सब सर्वसम्मति के साथ जो है इसको पास करें और अपना पक्ष रखें। आपने मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं दिया। ये सब तो हम लोग सुबह से बता ही रहे हैं जो आपने बताया, लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि लागू कब से होगा, टाइमलाइन क्या है? देखिए अंजना जी, जैसा कि बताया गया है इसमें कि हमें, क्योंकि अभी सेंसस होना बाकी है, तो सेंसस से हमें ये पता लगेगा कि हमारी जो संख्या जो है हमारी लोकसभा के सांसदों की वो भी इसमें बढ़ सकती है। तो अगर उसमें बढ़ी हुई संख्या के अंदर अगर हमारी महिलाएं 33% रिजर्वेशन के साथ आएंगी तो उनकी संख्या और भी ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये इसके अंदर रखा और बाकी इसके ऊपर चर्चा होनी है, तो जो कल का समय है उसमें सभी अपना अपना पक्ष रख सकते हैं और इसके ऊपर अच्छे तरीके से सभी दल अपना अपना डिबेट रखें, अपनी अपनी चर्चा करें और उसके बाद जो मंथन होगा उसके बाद जो निकल कर आएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा बिल जो है इस तरह का, जिसका लॉन्ग अवेटेड जो बहुत समय से प्रतीक्षित था, वो जब आया है तो मुझे लगता है कि हमें इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, 2 तो सांसद ही हैं, मलूक नागर जी पीएसपी की तरफ से, जेएमएम की तरफ से महुआ माझी जी, लेकिन सुप्रिया जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। 3 मुद्दों पर मेरा प्रश्न है। एक तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, और अगर ये अधिनियम आ रहा है तो देश के लिए, जनता के लिए आंख नाक कान आपको ऐसे वक्त पर बनना है कि क्या वाकई कुछ खामियां हैं जैसा कई पार्टियां कह रही हैं। तीसरा मुद्दा, अगर कल एक सार्थक बहस होती है तो क्या आप प्रतिबद्ध नहीं है कि एक सार्थक बहस करें और जनता को बताएं कि हाँ भाई ये लूपहोल आपको दिख रहा है? तीनों पर आपका जवाब। सुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई ऐतिहासिक बात है। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 10 सेकंड बात करना चाहती हूँ और फिर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ, एक नौकरी करती थी, मुझे लगा सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम राजनीति से जुड़ना है। मैं राजनीति में आई, ऐसा इस देश की आधी आबादी को लगता है। और जब महिला आरक्षण की बात होती है तो बिल्कुल आधी आबादी की बात होती है और हम बहुत प्रफुल्लित थे ये सुनकर कि ये बिल आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 9.5 साल बाद प्रचंड बहुमत था, पहले भी आ सकता था, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जो काम हमने 2010 में शुरू किया था, सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मिलकर, राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था। 1/3 प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलता सदन में, चाहे स्टेट्स हो चाहे सेंटर हो, यह बड़ी बात है और यह बात होनी जरूरी है। लेकिन जब हमने बिल के डिटेल्स देखे तो हमें थोड़ा सा दुख हुआ। हमें दुख इस बात का हुआ कि आज भी महिला आरक्षण पर बीजेपी का रुख किंतु अपितु परंतु से भरा हुआ है। आज भी नियत में खोट नजर आई और मैं बताती हूं क्यों। ये मेरे हाथ में बिल की कॉपी है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। मैं चाहती हूं सब लोग इसको जरूर पढ़ें। और इसमें 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। महिला आरक्षण होगा, अच्छी बात है, लेकिन महिला आरक्षण कब होगा? जब परिसीमन हो जाएगा, जब डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हो जाएगा। और वो कब होगा? जब जनगणना हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि जो लोग ये सुनकर प्रफुल्लित थे और खुश थे, और उसमें से हम लोग भी थे, कि 24 में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी आएगी, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम हुआ है। 2029 से पहले
जनगणना और परिसीमन एक साथ संभव नहीं होगा और 29 तक ही शायद ये असलियत बन पाएगी। ये मैं सेक्शन 1 ऑफ द बिल से कोट कर रही हूं, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। एक और चीज मैं यहां पर बोलना चाहती हूं कि सरकार हर काम राजनीतिक नफा नुकसान को देखकर करे, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। ये महिलाओं की भागीदारी की बात थी। हम तो वो पार्टी हैं जिसने नींव रखी कि आज 30 लाख इलेक्टेड निर्वाचित सदस्यों में जो लोकल पंचायती राज बॉडीज में है उसमें 10 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। ये राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता थी, ये सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की इच्छा शक्ति थी कि जो बिल 96 से पेश होना शुरू हुआ था वो अंततोगत्वा 2010 में पास हुआ। मुझे ऐसा लगता है दलगत राजनीति में पढ़कर मैं बहस नहीं करना चाहती हूं। हमने स्वागत किया इस बिल का, लेकिन हमें दुख हुआ कि आज भी इसमें इतनी कंडीशंस हैं कि ये अगले 6 साल असलियत नहीं बनने वाला है। ये सुनकर मुझे दुख है क्योंकि सबसेक्शन 1 मैंने बताया, सबसेक्शन 4 ये भी कहता है जब तक डिसोल्यूशन नहीं होगा हाउस का। तो अगर सेंसस हो जाता है 27 तक, अगर परिसीमन हो जाता है 27 तक, लेकिन डिसोल्यूशन अगर 2029 में होगा तभी ये बिल संभव होगा। मुझे इस बात का दुख है कि महिलाओं को प्रश्न है, डीले को लेकर सुप्रिया जी आपके प्रश्न है। महिलाओं को आज के दिन इतने बड़े दिन जुमला नहीं देना चाहिए था। इस देश की आधी आबादी को ठगा नहीं महसूस सुनीता दुग्गल जी आप इसका जवाब दीजिए, फिर महुआ जी आपके पास आ रही है। वो सीधा कह रही है कि आपने तो जुमला दे दिया है देश को। अंजना जी, अगर ये जुमला की बात होती तो आप बताइए कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि 12 आज हमारी सबसे ज्यादा अब तक जितनी भी हमारी सरकारें बनी हैं, इस 17वीं लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा हमारी मंत्री हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, सबसे ज्यादा सांसद ओवरऑल भी आप अगर देखिए तो 78 की संख्या में आज की तारीख में जो है हमारे संसद के अंदर महिला सांसद है। तो अगर इनको इतना लगता है तो देखिए इन्होंने तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है वो नारा दिया था और बहुत सी महिलाओं को जो है इन्होंने जो शायद वहां पर टिकट भी दी थी। लेकिन इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये सेंसस होने के बाद, जनसंख्या गणना के बाद, उसके बाद परिसीमन के बाद, जिसकी की पूरी उम्मीद है कि संख्या उसके अंदर बल बढ़ने वाला है, तो उसके बाद अगर इसमें जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो मुझे लगता है कि उसका लाभ महिलाओं को ज्यादा मिलेगा। तो और इसमें जो भी अभी सुप्रिया जी आप मेरी बात को पूरा होने दें। आप तो नहीं मिलेगा ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि आप जो है चर्चा के अंदर इसके अंदर भागीदारी करें, पूरा पार्टिसिपेट करें। हम इस बिल के शिल्पकार है मैडम, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही हूं। शिल्पकार जो है वो महिलाओं में किस तरह के शिल्पकार है। अगर आप लोग शिल्पकार होते तो आप लोगों के पास 60 साल तक आप लोगों के पास सत्ता थी। कब आप 96 के अंदर शुरू हुए थे, लेकिन आपने सत्ता रहने तक इस बिल को तहस नहस करके रख दिया, कुछ इस बिल के अंदर नहीं किया। हमारी सरकार ने पहले भी शब्दों का चयन अगर महिला आरक्षण पर ठीक से करिएगा तो मैं आपका साधुवाद करूंगी। नहीं, मैं बिल्कुल हमने ये बिल पारित कराया था, तहस नहस जैसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। इसी के ऊपर तो डिस्कशन हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर इसी की बात के ऊपर तो डिस्कशन हुई ना कि जब ये राज्यसभा के अंदर पास हुआ था तो लोकसभा के अंदर क्यों नहीं पास हुआ। तो ये कहां कमी रही, किसकी कमी रही। और आज वो सभी पार्टियां आपके साथ हैं जो कैसे जो आपने अपनी मुखारविंद से कैसे शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको अगर इतनी तकलीफ ओबीसी की जो हमारी महिलाओं के लिए उनको तकलीफ अगर इतनी है तो क्यों वो अपनी जो पुत्र वधुएं हैं उनको बनाते हैं सांसद, अपनी बेटियों को सांसद बनाते हैं। तो क्यों नहीं वो किसी गरीब किसी ऐसी महिला को सांसद बनाते हैं जो ओबीसी जो है वहां से कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो वो सारे आप लोगों के साथ हैं आज, आप लोगों के जो INDI अलायंस के अंदर। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह का उनका बर्ताव है। और उनके अभी आज की सरकार के अंदर, आज भी बिहार की सरकार के अंदर जो एक मंत्री हैं वो किस तरह के इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए। ये कहते हैं कि ये जो पर कटी हुई महिलाएं हैं अब तो ये संसद के अंदर आने लगेंगी, ऐसे जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो लोग शब्द महिलाओं के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो इनके अलायंस में है, तो इनके लिए तो जो है ये अपने आप। शरद यादव जी ने कहा था, परकटी महिलाओं वाला बयान शरद यादव का था। जी, छोटा सा फिर महुआ जी से की बात होगी। आपके ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनको आज अपने ट्वीट और फेसबुक पोस्ट डिलीट करने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुरजोर विरोध किया था महिला आरक्षण बिल का। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। प्रहलाद पटेल से तेजस्वी सूर्या, अमित मालविया, तमाम आपके ऐसे मंत्रीगण हैं। और एक बात मैं और कहूंगी, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, कल्याण सिंह की पुत्रवधू सब आप ही की पार्टी की सांसद हैं। और अंत में एक बात याद रखिएगा, हम ओरिजिनल शिल्पकार हैं इस बिल के। हम चाहते, अगर आप चाहते तो आप राज्यसभा के बिल को पारित करते लोकसभा में और 24 में महिलाओं की भागीदारी होती। ये झुंझुना जो आपने दिया है कि अब 29 तक परिसीमन
परिसीमन और जनगणना के बाद होगा। महिलाएं ठगा महसूस कर रही हैं। आपको इवेंट करना था, आपने कर लिया। महिला आरक्षण झुंझुना देने का काम तो आप लोगों ने किया। देखिए सुप्रिया जी, हाँ ये झुंझुने तो आप लोगों ने बहुत दिए। सुनीता जी आपकी बारी आएगी, मैं फौरन आऊंगी इसके बाद। एक बार महुआ मांझी जी भी अपनी बात कर लें। ये कोटा विद इन कोटा की जो मांग हो रही है, क्योंकि 96 हो, उसके बाद 98 हो, 99 हो, 2008 हो, 10 हो, कोटा विद इन कोटा की मांग करने वाले ओबीसी के नाम पर बिल की कॉपियां फाड़ते थे देश की संसद में। आपका स्टैंड क्या है इस पर महुआ जी? देखिए, मैं एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, जहाँ 32 जनजातियाँ रहती हैं। और हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्राइबल पार्टी मानी जाती है। और हम लोग भी चाहते हैं कि जो आदिवासी महिलाएं हैं या SC ST OBC तीनों के लिए हम लोग चाहते हैं, जो पिछड़ी हुई हैं, अभी भी जिनको मौका नहीं मिला, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं, उनको सामने आने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस बार जो पंचायत चुनाव हुए उसमें हमारी पार्टी की और आदिवासी महिलाएं ऐसे भी चुन के आई, मुखिया के रूप में, जिला परिषद में अध्यक्ष के रूप में, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर विधानसभा और लोकसभा में उनके लिए इस तरह का रिजर्वेशन होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी। और हम लोग चाहेंगे कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हो। और ऐसे भी हमारे राज्य में इसके पहले जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने 1 रुपए में महिलाओं के लिए एक रजिस्ट्री फीस का प्रावधान रखा था, जमीन की रजिस्ट्री के लिए। तो उसमें ये देखा गया कि उसमें ज्यादातर जो जमीन की खरीद हुई वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी वाइफ्स ने खरीदा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी वाइफ के नाम से खरीदा। तो स्टेट को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो गई। हमारी सरकार ने उसे बंद किया। तो इस तरह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस बिल का भी वही हश्र हो। इसलिए उसके अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए और SC ST OBC महिलाओं को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए, वरना अपर क्लास की महिलाएं सारा लाभ लेकर चली जाएंगी। लेकिन हम लोग इस बिल का स्वागत करते हैं। अपर क्लास की महिलाएं सारा लाभ लेकर चली जाएंगी, ये आपको लग रहा है महुआ जी? बिल्कुल। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका क्या आधार? इसका आधार ये है कि जो लोग ऑलरेडी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, जिनके पास पावर है और जो शिक्षित भी हैं, अगर बहुत सारी टैलेंटेड महिला और इकोनॉमिकली अहेड में बड़ा फर्क होता है। अपर क्लास मींस मैं चूज योर वर्ड्स वाइजली, आप क्या कह रही हैं? अपर क्लास में मैं बोलना चाह रही हूँ जातियों की बात कर रही हैं? नहीं, जाति की बात मैंने नहीं किया, क्योंकि हमारी पार्टी तो किसी जाति धर्म की बात ही नहीं करती, वो सबके लिए बात करती है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग आर्थिक रूप से भी सक्षम है, पावर भी जिनके पास ज्यादा है, जो अभी समाज में एक ऊंचे पंक्ति पे हैं, उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। और हम चाहेंगे कि जो ग्रास रूट लेवल की महिलाएं हैं, जिनमें टैलेंट है, जो जुझारू हैं, जो हर पार्टी के रैली में, धरना प्रदर्शन में शामिल होती है और छोटे चुनावों को जीतकर वो अपनी प्रतिभा भी दिखा चुकी हैं हमारे यहाँ भी, तो उनको निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास तो फोन भी आने लगे थे धनबाद और विभिन्न इलाकों के ट्राइबल एरिया से, और महिलाएं कह रही थी, बड़ी खुश थी वो लोग। शुरू में जब न्यूज आया कि महिला आरक्षण बिल आ गया तो पार्लियामेंट में ही, लोकसभा में बात आई और तुरंत फोन आया कि अब तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उसे पता चला हमें कि अरे ये तो 2029 तक, क्योंकि जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तो फिर वो लोग मायूस हो गए ये सुनकर कि इतना लेट होना तो अभी चाहिए था। तो ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुनीता जी इन बातों का जवाब देंगी कि सेंसस, जनगणना के बाद परिसीमन, फिर ये लागू होगा। लेकिन मलूक नागर साहब, मायावती जी आज कह रही हैं कि 50% आरक्षण होता तो अच्छा होता है। एक डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखाती हूँ कि जब 2019 में पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को चुनावों में उतारा था, पार्टी वाइज डेटा दिखा दीजिए, सबसे ऊपर TMC थी, 37% महिला उम्मीदवारों को TMC ने मैदान में उतारा था। दूसरे नंबर पर CPM, जिन्होंने 14.5% महिला उम्मीदवारों को उतारा था। फिर कांग्रेस 12.9, 12.6 BJP, 12.4 शिवसेना। और पता है मायावती जी कहाँ पे थी? परसेंटेज पता है आपको मलूक जी? आपको कहाँ पता होगा? आपका तो टिकट पक्का होगा ना, आपको कहाँ पता होगा? तो महिलाएं समझ रही होंगी उनके लिए कितना संघर्ष है टिकट लेना। BSP 6.3%, महिला उम्मीदवारों के सिर्फ 6.3% चयन करने वाली अगर नेता ये कहती हैं 50% आरक्षण हो, तो उनकी बातों पर हम कैसे भरोसा करें? समझाइए। ये बात ना समझनी होगी। समझाइए। और जो अभी आरक्षण कह रहे हैं, ये आरक्षण बेसिकली है ही नहीं। जो 50% लोग हैं, माइक उठा लीजिए, जो 50% हैं लोग और आधे हैं, और 33% केवल उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो 17% अभी जो दूसरे लोग हैं, हम मर्द जाति के लोग, उनके हिस्से को खा रहे हैं। इसलिए अगर कुमारी बहन मायावती जी ने कहा
50%। हम मर्द जाति पूरी बोलने दो इंदिरा जी प्लीज। खा रहे हैं क्या होता है? यस, खा रहे हैं ये कि उनके हिस्से अगर वो असल में आप लोगों को बड़ी आसानी से सब कुछ मिला है इस देश में, तभी आप ऐसी हिमाकत कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं हिस्सेदारी खा रही है। मैं बता रहा हूँ ना, आप प्लीज बोलने दो ना, आप प्लीज बोलने दो ना, शब्द सही चुनिए। मैं बोलने अच्छा बोलने दो, सांसद देखिए बोलने दो थोड़ा सा जिम्मेदारी। हाँ प्लीज बोलने दो मुझे। 50% जिनका उनका हिस्सा होना चाहिए था उन्हें 33 मिल रहा है, तो उनका 17% हिस्सा अभी तो बाकी है। तो 50% हो और उससे ऊपर अगर कुछ ले रहे हो तो आरक्षण होता। तो इसलिए हमारी पार्टी पूरी पक्षधर है कि ये 33 के बजाय 50% होना चाहिए था। और कितने ही इस देश की संसद में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी कुमारी बहन मायावती जी ने भी, हमारे कई साथियों ने और मैंने खुद ने कई बार ये पार्लियामेंट में ये मुद्दे उठाए हैं। पर हम एक चीज बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल पहले भी साफ थी और आज भी साफ है, 33% जितना भी आरक्षण हो हम पूरी तरह समर्थन करेंगे इसका। कहीं इंटरप्रिटेशन इसका गलत ना ले लिया जाए, इसलिए एक एक शब्द का चुन करके आपको बोल रहे हैं। पर उसके अंदर देश में जो 56% आबादी है पिछड़ों की और जो दलितों की है, इसके अंदर उसी अनुपातित तौर पे भी ना हो, पर चाहे कम हो, पर आरक्षण पिछड़ों को और दलितों को जरूर होना चाहिए। और जो दलितों को अलग से मिल रहा है SC ST का, वो अलग है। लेडीज के अंदर ठीक है SC ST का और पिछड़ों का आरक्षण बिल्कुल अलग होना चाहिए। और मिनिस्टर खड़े होके क्या कहते हैं, फिर डिस्कशन में शाम तक 7 घंटे में क्या आता है, और फाइनल और बिल फाइनल होने पे मिनिस्टर का जो क्लैरिफिकेशन आएगा पास कराने के लिए, वो क्या कहते हैं जब पता लगेगा असली बात का। सांसद जी, आपने जो जलेबी खड़े होके यहाँ पर पकाई है ना, वो बहुत ही अच्छी है। आप इसको समझिए, समझाइए दर्शक कितना समझे। लेकिन सुनीता दुग्गल जी, 2 बातें हैं। आज महिलाएं खुश तो बहुत होंगी, हमने ये नाम रखा है कार्यक्रम का, लेकिन सेंसस के बाद, परिसीमन के बाद, यानी 2029 के पहले होता हुआ नहीं दिख रहा है। जबकि कानून मंत्री ने देश में लोकसभा के पटल पर यह कहा कि इसको आप लोग सब अपने सर्वसम्मति से पास कराइए, कानून बनेगा, फिर सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। ये समझ नहीं आ रहा है, क्या वाकई आप लोग ये लोगों को बिलीव करने देना चाहते हैं कि हाँ फौरन ये लागू होगा, लेकिन दरअसल आपने उस बिल में ही लिख दिया, अधिनियम में ही लिख दिया है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद परिसीमन, उसके बाद लागू करेंगे, तो वो तो 29 के पहले हो नहीं रहा। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका भाव क्या है इसके अंदर, आपकी जो है मनोभाव इसके अंदर क्या है। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आज की तारीख में भी हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा गवर्नर महिलाएं जो लगाई हैं, तो वो हमारी सरकार ने लगाई हैं। पहली बार देश की राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी महिला, हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने पहल की। और कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर महिलाएं पहले नहीं थी, उन सब क्षेत्रों के अंदर, बल्कि खासकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे पहले गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री होते थे, तो जो वन विभाग था उसके अंदर उन्होंने जो है वो महिलाओं को उन्होंने प्रेफरेंस दिया था कि महिलाएं जो है कि जिस तरह से वो एक पालक की तरह अपने बच्चों को पालती हैं, उसी तरह से जो यहाँ पर गिर वन में जो शेर हैं, जो वहां पर जो हमारी संपदा है, उसको कैसे वो बच्चे की तरह पालेंगे। और सच में बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स निकले। और इसी तरह से शॉर्ट कमीशन के अंदर भी अगर किसी ने दिया है तो वो हमारी सरकार ने दिया है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं को प्रेफरेंस जो है वो हमारी सरकार ने ना दिया हो। तो ऐसे उसमें मैं बहुत बहुत इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज जो है ये बिल पेश किया गया है, इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी, पूरी डिस्कशन होगी, और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से इस बिल को पास करेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, अब आपके लिए एक प्रश्न है। आप लोग बार बार कह रहे हैं वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस बिल। ये सच है, यूपीए में पिछली बार काफी गंभीरता से राज्यसभा में इसे लाया गया, लेकिन और इसीलिए ये प्रश्न उठा जिसको आज बीजेपी ने भी उठाया है सदन में। मेघवाल साहब ने भी कहा कि आप लोगों की साजिश देखी कि आप राज्यसभा में इसको ला रहे थे और फिर लोकसभा में इसको आप नहीं लेकर आ रहे थे। प्रश्न ये है कि उस वक्त मुझे ये भी याद है कि सोनिया गांधी जी ने कई चुनिंदा महिला पत्रकारों को ये बिल पेश होने के बाद इंटरव्यू भी दिया था अपने घर पर बुलाकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा में आप नहीं लाए। 2 प्रश्न हैं। एक तो बहुमत की आपकी सरकारें अनेकों बार बनी हैं इसी संसद में, लेकिन आपने कभी गंभीरता से इसको पास नहीं कराया।
ऐसे वक्त पर आप लेकर आने की कोशिश कर रहे थे जब आप लोकसभा में मजबूर थे। आरजेडी एसपी सब इसके धुर विरोधी थे। दूसरा प्रश्न, 40% महिला आरक्षण लड़कियों के लिए यूपी में हम टिकट्स देंगे, प्रियंका वाड्रा बोलती है, लेकिन आप ही मुझे बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, कितने महिला मंत्री आपने बनाए? क्योंकि बीजेपी तो ये दम भरती है कि हमने जो सबसे ताकतवर मंत्रालय देश के होते हैं, जिससे महिलाओं को पहले दूर रखा जाता था, उसमें हमने महिलाओं की अधिकतम भागीदारी की है। आप बताइए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आपकी नई नई सरकार इन दोनों राज्यों में बनी है, आपने कितनी महिला मंत्री वहां बनाई है? मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले कुछ तथ्यों को जनता के सामने बताना जरूरी है। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी की याद भाजपा को आई। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, भाजपा की सांसद ने उनका नाम लिया। काश उनको आज नए संसद में आमंत्रित भी किया गया होता। न शिलान्यास में राष्ट्रपति जी को बुलाया गया जब रामनाथ कोविंद जी थे, न पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति जो थी द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन में बुलाया गया, और ना जब आज हमने प्रवेश किया नए संसद में तो उनको बुलाने की जहमत उठाई गई। ये आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। गलत था, उनको बुलाना चाहिए था, उनका सम्मान है, प्रथम सिटीजन है, प्रथम नागरिक है इस देश की। आपने तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी चुनाव लड़ रही थी, उसका भी पुरजोर विरोध किया था। तो आप कितने महिला विरोधी हैं? वो ब्रजभूषण शरण सिंह आपसे 2 फलांग की दूरी पर बैठते हैं, उनको ही देखकर पता चल जाता है। यहाँ पर 500 मीटर से दूर देश की सबसे बहादुर लड़कियों ने उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था और चार्जशीट उनके खिलाफ है। आपने यहाँ पर मुझसे एक सवाल किया, मैं उसका डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले एक तथ्य और यहाँ पे रखना चाहती हूँ, प्रचंड बहुमत की। और मैं इस बात की बधाई देती हूँ, प्रचंड बहुमत की 2014 में, प्रचंड बहुमत की 2019 में सरकार थी नरेंद्र मोदी जी की, और है। बार बार कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो, उन्होंने पत्र लिखकर कहा हम बिना शर्त आपको समर्थन देंगे, महिला आरक्षण बिल लाइए। 2018 में भी लिखा गया, लेकिन आप नहीं लाए। आप भी तो 9.5 साल बाद लाए हैं, और वो झुंझुना लाए हैं जो 2029 तक बचता ही रहेगा। असलियत नहीं होगा महिला आरक्षण बिल, ये कहना यहाँ पर जरूरी है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमने 2010 में क्यों लाए। 2010 में हमारी सरकार थी, राज्यसभा में बिल इसलिए लाया गया, और मैं काश चाहती हूँ कि अर्जुन राम मेघवाल जी थोड़ा ये जानते, मंत्री हैं। राज्यसभा में बिल इसलिए लाया गया क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, वहां पर लाया हुआ बिल लैप्स नहीं होता है। वो पारित अगर होता है या पेश भी किया जाता है तो वो हमेशा के लिए जीवित रहता है। अब इस नए बिल से उसको खत्म किया जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि सरकार की नीयत अगर साफ होती और महिलाओं को देखना चाहते, 181 महिला सांसदों को लोकसभा में देखना चाहते, तो उसी राज्यसभा बिल को लोकसभा में लाते, लेते क्रेडिट, प्रचंड बहुमत है, पास कराते और एक नजीर लिखते। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने 2029 तक इस देश की महिलाओं को एक जुमला थमाया है। आपने मुझसे पूछा हमने कितनी महिला मंत्री बनाई। हाँ, हमने कर्नाटक में 1 महिला मंत्री बनाई, शायद ज्यादा बनानी चाहिए थी, लेकिन एक ये भी असलियत है कि हमने चुनाव में टिकट बीजेपी के बनिस्बत ज्यादा दिए कर्नाटक में भी, और ज्यादा दिए लोकसभा में भी, क्योंकि हमारा मानना ये, चाहे वो प्रथम मुख्यमंत्री हो महिला, चाहे वो प्रथम इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रथम महिला राष्ट्रपति हो, चाहे प्रथम महिला लोकसभा की स्पीकर हो, हमने ऐसा किया क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। यह हम किसी पर एक वो नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे। इस देश की आधी आबादी को जब आज हक मिल रहा है तो पुरुष सांसद ये कहेंगे हम उनका हक खा रहे हैं। जी नहीं, हम अपना हक पुस्तैदी से मांग रहे हैं, और इसमें अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी हमें आपका विरोध करना पड़ा, हम विरोध करेंगे। आप ही के लिए कह रही हैं वो, लेकिन सुप्रिया जी आप बोलती बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन आप डिफेंड नहीं कर पाई। 1 मंत्री कर्नाटक में, नहीं, 1 मंत्री कर रही हूँ, मैंने कहा बिल्कुल हमने 1 मंत्री ज्यादा होने चाहिए थे। इनकी सरकार में कितने थे? 2 नाम गिनाइए आप। और आपने इनकी सरकार के कुछ मंत्रियों का जिक्र किया, कहना नहीं चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, वित्त मंत्री के पास कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट गए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सामने साउथ ब्लॉक चले जाइए। आपने एम्पावरमेंट कहा दिया इन महिलाओं को, मैं जानना चाहती हूँ। और इन महिला मंत्रियों से मेरी एक शिकायत है, मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है महिलाओं को सदन में और मंत्रालयों में देख के, लेकिन मुझे दुख उस दिन होता है कि जब ये महिला मंत्री हाथरस की बेटी पर या इस देश की एथलीट्स के साथ यौन उत्पीड़न पे चुप रहती हैं, एक शब्द नहीं बोलती हैं। ये अपना धर्म महिला होने का और खास तौर से एक सशक्त महिला मंत्री होने का
नहीं निभाती। क्या फायदा है आपका सदन में बैठने से? आप इसको डिफेंड कीजिए सुनीता दुग्गल जी, उसके अच्छे के महुआ जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप डिफेंड चाहूंगी कि जब मणिपुर में महिलाओं के साथ इतनी जघन्य घटनाएं घटी, उसके बाद जो नेशनल विमेन कमीशन की चेयरपर्सन ने भी ना एक शब्द बोला, जब तक कि हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल वहां नहीं गया, टीम इंडिया जब तक वहां नहीं गई तब तक ना तो नेशनल विमेन्स कमीशन ने कुछ बोला, कोई बयान नहीं आया, वहां विजिट भी नहीं हुआ, और साथ ही हमारी महिला और बाल विकास मंत्री जी ने भी एक शब्द उस पर नहीं बोला था, ना ही वो वहां जाकर विजिट की। जबकि वो छोटे छोटे मुद्दों पर वो इतनी उग्र हो जाती हैं, इतना बड़ा बड़ा बयान देती हैं, जी का नाम सुन के उग्र हो जाती हैं। लेकिन वहां क्यों नहीं गई मणिपुर, जो कि आज भी चल रहा है, आज भी वहां की बहू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। कारगिल युद्ध में एक जो फौजी थे युद्ध के, उन्होंने अपने देश को दुश्मनों से बचाया, और उनकी पत्नी के साथ भी उस तरह की जघन्य घटनाएं हुई। उन्होंने कहा हम लोगों से कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। तो ऐसे हालात में यहाँ आप लोग महिला का सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? कोई भी महिला मंत्री क्यों नहीं उस पर जब बोलती हैं मणिपुर मामले पर को लेकर? जवाब दीजिए आप सुनीता जी, उसके बाद। अंजना जी, बेटियां बहनें सबकी बराबर हैं, और ये जिस तरह से हम इसमें एक जगह को लेकर नहीं चल सकते हैं, जहां भी जिस तरह से जो भी अत्याचार जहां पे भी बेटियों के साथ हो रहे हैं उसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और सरकारें जो हैं वो अभी केंद्र सरकार में भी आपने देखा होगा कि गृह मंत्री जी ने भी पूरा अपना वक्तव्य दिया कि जिस तरह से वहां पर मणिपुर की भी चाहे हम बात करें, चाहे हम किसी दूसरे राज्य की भी बात करें, तो वहां पर वो पूरी इसी उसमें लगे हैं कि किस तरह से वहां पर जो है वो एक सामंजस्य बिठाया जाए, जो आपस में जो दो जैसा कि आपको मालूम है कि जो जनजातियां हैं उनके बीच में जिस तरह का झगड़ा चल रहा है। लेकिन उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि जिस तरह से जो सरकारें राजस्थान के अंदर चल रही हैं, जो सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही है, और वहां पर तो कोई किसी तरह की जनजाति के बीच में आपस में कोई वैमनस्य को कोई इस तरह का कोई भावना नहीं है, कोई इस तरह का झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर जिस तरह का अत्याचार जो बोटी करके बेटियों की वहां पर जो वहां पर उनको इस तरह से जो है अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, तो उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे? और दूसरा अंजना जी, मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भूल जाइए, बस मुझे एक बात बता दीजिए, आप इस देश की सांसद हैं, आप हरियाणा को रिप्रेजेंट करती हैं, हरियाणा की बेटियां यहाँ पर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके साथ कहीं कुछ भी गलत होगा के साथ कुछ भी। अब देखिए ये हमेशा ये इस तरह की बातें करती है, ये शर्म नहीं आती है क्या? नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा है। मेरी बेटियां हैं, साक्षी मेरी बेटी है, ये सब मेरी बेटियां हैं, वो मेरे पास आती है, मैं उनके पास आती हूँ। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जी। देखिए, लेकिन मैं यही बात मैं कह रही हूँ कि हम इस तरह की बातें यहाँ पर तो कर देते हैं, लेकिन किस तरह का रिप्रेजेंटेशन? आपका संगठन के अंदर ही कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे संगठन के अंदर भी हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को 33% जो है वो आरक्षण हमारे संगठन के अंदर भी है। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें करनी इनको आती है कि बेटी हूँ, मलुक नागर साहब एक कमेंट सिर्फ, सीधे कोई जवाब इनको खत्म हो चुका है। सभी का बहुत धन्यवाद। नागर साहब, कोई आपका हक नहीं खा रहा है। देखिए, संविधान सभा से लेकर अब तक चर्चा हमेशा हुई महिला आरक्षण को लेकर, लेकिन ईमानदार नियत की कितनी कमी दिखी कि आज एक बार फिर जब लोकसभा में ये बिल पेश हो रहा है तो एक पुरुष सांसद हमारे बगल में खड़े होकर ये बता रहे हैं कि जो पुरुषों का हक है, मर्द का, आपने मर्दों का हक खाया जाएगा। बहरहाल शायद इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? प्लीज बोलने दो मुझे, मैं क्लियर करने दो। मैंने कहा 50% लेडीज हैं, उनको 50% आरक्षण होना चाहिए, और 33% अगर कर रहे हो और 12% केवल का आसमान लेने की घड़ी। वक्त खत्म हो गया सर, आपके लिए थोड़ी चैनल चलेगा प्लीज सर। अपने हिस्से का आसमान ले रहे हैं, और अगर उसके लिए एक लंबी लड़ाई महिलाओं ने की है तो शायद उसी को ये पूरी जो अब लोकसभा में बिल पेश हो रहा है उनको सलामी है, जिन्होंने इस मुद्दे को, इस कॉज को हमेशा उठाते रहे और वो बनाते रहे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।